हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू LR केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री की रंगीन दुनिया में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के इस चैनल में मिलेंगे आपको केमिस्ट्री के अमेजिंग से क्वेश्चन आंसर, उनको सॉल्व करने के लिए धमाकेदार ट्रिक्स और साथ ही साथ कुछ विजुअलाइजेशन के साथ अमेजिंग से फैक्ट्स। तो दोस्तों, यदि इन सभी चीजों की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। उन्हें भी बताइए कि आप कितने अमेजिंग से तरीके से आप जो है कोर्स को पढ़ रहे हैं और आपके दिमाग में फिट बैठ रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने जो है चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने वाला हूं, मतलब कि 6 चैप्टर मैंने आपको बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से बता दिया है, मोर देन इनफ बता दिया है बोर्ड एग्जाम के इससे। और जो है बोर्ड एग्जाम के इससे आप दिमाग में टेंशन ही ना लें कि आपको कुछ दिक्कत आएगी। अगर से मेरा जो बताया हुआ आपने एक एक्यूरेट तरीके से पढ़ लिया, एक एक शब्दों को आपने नोट कर लिया, तो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल आप हर क्वेश्चन को फोड़ करके आएंगे। मान लीजिए कुछ क्वेश्चन अगर से मान लो लॉजिकल तरीके से बनेंगे तो भी आप करके आएंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। और साथ ही साथ आपको बता दिया जाए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर के पहले जो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 सभी की प्लेलिस्ट की जो है लिंक दे दी गई है। और साथ ही साथ जो है अब हम स्टार्ट करेंगे 7 और उसके साथ साथ कुछ जो है फैक्चुअल वीडियोस है या फिर जो आपके प्रैक्टिकल वीडियोस है उनको भी प्रोवाइड कर दिया गया है। और दोस्तों, आपका धन्यवाद जो कि मेरे एक शॉर्ट वीडियो में आपने 10K व्यूज तक पहुंचा दिया। ऐसे ही मुझ तक प्यार पहुंचाते रहिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए वीडियो को, और अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाते रहिए। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 7 के इस वीडियो में, पर्टिकुलर इस वीडियो में। तो यहाँ पर हम जो है इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। इसका ये पहला जो पार्ट है, पार्ट में क्या है, इसका जो बेसिक चीज है वो क्या है कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम, साम्य क्या है। ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन, आपके दिमाग में यही आएगा कि साम्य क्या है। तो साम्य क्या है तो बता दिया जाए। साम्य मतलब ज्यादा कुछ आप दिमाग में ना रखें, किसी भी चीज की ऐसी स्थिति जिसमें एक प्रकार से बैलेंस्ड स्थिति। मान लीजिए आपने एक तराजू लिया, आपने तराजू के एक छोर पे अगर मान लिया आपने कि 2 किलो का बाट रखा है और दूसरी तरफ आपने 5 किलो की सब्जियां रखी है। तो वो जो है ऊपर नीचे झूलते रहेगा, यानी एक प्रकार से एक जो है तुला जो है ऊपर रहेगा और एक तुला नीचे रहेगा। 5 किलो का सब्जी वाला नीचे दिखेगा और आपको जो 2 किलो का बाट वाला वो ऊपर दिखेगा। तो ये कारण रहेगा। तो जो है इस स्थिति में क्या हो जाएगा आपका, ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ये साम्य में नहीं होगा। साम्य में कब होगा, जबकि दोनों तरफ आप जो है 2 किलो का बाट रखें तो 2 किलो की सब्जी रखेंगे, 5 किलो सब्जी रखें तो 5 किलो का बाट रखना पड़ेगा, बिल्कुल, नहीं तो फिर आपके सामने स्थिति नहीं आएगी। चलिए आपको यहाँ पर एक और फैक्चुअल बात जो बता दूं मैं आपको कि यहाँ किलो की बाट या फिर बाट की बात निकली है, तो यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि जो भौतिक तुला होता है या फिर आपका जो सब्जी नापने का संग्रह या फिर जो भी ये होते हैं, यही तुले के द्वारा ही आप जो है द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ये द्रव्यमान नापने के लिए एक्यूरेट माध्यम है। लेकिन जो आपका वो स्प्रिंग वाला तुला होता है या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक का जो वजन नापने का कांटा होता है, वहां पर जो है वहां गुरुत्व का प्रभाव पड़ता है, इस वजह से वहां आपका भार निकलेगा, और जो है द्रव्यमान आपका निकलेगा कहाँ, जो आपके जिनमें बाट रखते हैं और वो एक तरफ बाट रखते हैं, दूसरी तरफ आप जो है वो करते हैं, आप बैठेंगे या फिर सब्जी को रखेंगे, तो ये चीजें होती हैं। तो वहां पर पे आपको मिलेंगे क्या, वहां मिलेंगे आपको क्या, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान मिलेगा। तो ये बात तो हुई द्रव्यमान और भार में अंतर। और दूसरी चीज, द्रव्यमान क्या है आपको मैं बता दूं यहीं से बात। द्रव्यमान जो है एक राशि है, अपने आप में एक द्रव्यमान कहना चाहिए आपकी एक स्वतंत्र राशि है या फिर मूल राशि है। लेकिन जो भार है वो व्युत्पन्न राशि है, और इसका जो
एक प्रकार से बल है। भार एक प्रकार का बल है, पृथ्वी द्वारा आपके ऊपर लगाया गया बल होता है भार। चलिए कोई बात नहीं, आप बोलेंगे सर जी आपने इसे एक्स्ट्रा में क्यों बता दिया, तो फैक्चुअल बातें थी इस वजह से मैंने बता दिया, आ गई बीच में तो इसलिए। तो अब बात करते हैं व्हाट इज साम्य। हम आ रहे थे तो यदि दोनों तरफ अगर से सेम स्थिति बन जाए तो उसे कहते हैं साम्य। ऐसी स्थिति जब जो है आप, और ये साम्य आपने समझ गया होगा। और ये साम्य जब आप रासायनिक अभिक्रियाओं में देखेंगे तो जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के दो भाग होते हैं, आपको खुद को पता होगा। एक भाग होता है रिएक्टेंट वाला और एक भाग होता है प्रोडक्ट वाला। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ आप जाते हैं, ये तो एक तरफ जाने वाली बात हो गई। तो इस स्थिति में ये होती है अभिक्रिया फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन तो ये होती है, इसे हिंदी में बोलेंगे तो अग्र अभिक्रिया। अग्र अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया होगी। मान लीजिए आपने, ये तो खैर मोस्ट ऑफ द केस आप इसी तरीके की रिएक्शन पढ़ते हैं, लेकिन आप मान लीजिए कभी आपने पढ़ा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है ये, तो ये हो जाती है कौन सी अभिक्रिया, फर्स्ट अभिक्रिया। फर्स्ट अभिक्रिया, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जाएंगे और इंग्लिश में बोलेंगे इसको क्या, बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन तो बैकवर्ड रिएक्शन होगी। तो ये दोनों अभिक्रिया होती है अलग अलग। मान लीजिए कोई ऐसी अभिक्रिया है जहां पर पे आप नॉर्मल रूप से पढ़ेंगे क्या, आप बोलेंगे अगर से आपसे पूछा जाए कि क्या पूछा जाए, हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, जो आपसे जो फैक्टरों की बातें पूछेंगे या फिर कुछ भी जो बातें होती हैं इसके पीछे थोड़ा बहुत साइंस जो होता है वो बताया जाएगा। और जो है ये थोड़ी बहुत बातें बताई जाएंगी, उसके बाद इसके प्रकार बताए जाएंगे, साम्य के प्रकार, साम्य के प्रकारों के प्रकार, ऐसे बातें चलेंगी। उसके बाद जो साम्य को प्रभावित करने वाले का जो ये चैप्टर का जो ओवरव्यू रहेगा, देखिए अब आपको नेक्स्ट स्लाइड में चैप्टर का ओवरव्यू बता दिया जाता है और उसके बाद फिर हम बातों को आगे चलाते हैं। जो जो चीजें मेरे को ध्यान आते जा रही है क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेरे लिए जो है आप खुद ही जान रहे हैं कि मेरे लिए पहली बार है, तो किस तरीके से जो है इसे किसी भी माला को किस तरीके से पिरोया जाता है, ये तो सब जो है वो एक एक फूलों को वो करके पिरोया जाता है। तो उन फूलों को किस तरीके से, यानी फूल यहाँ पर क्या टॉपिक होंगे, तो टॉपिक कौन कौन से होंगे, किस टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक आएगा ये पता है मेरे को, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पढ़ाना स्टार्ट करो तो जो है वो अपन टॉपिक से भटक जाते हैं कभी कभी, वही बात हो रही है। तो यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, आपको किस टॉपिक वाइज चलना है उसके बारे में बता दिया जाए। सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम क्या है इसके बारे में हम बातें कर ही रहे हैं और थोड़ा बहुत और आगे बता दूंगा। फिर इक्विलिब्रियम क्या है इसके बारे में बात करूंगा मैं, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तो टाइप्स, इसके टाइप्स की बात करूंगा, फिर टाइप्स की बात करूंगा ऑफ इक्विलिब्रियम, फिर यहाँ टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब इसके दो टाइप्स होते हैं, आपको बता दिया जाए तो बता दूं मैं डायरेक्ट है, या फिर यहीं पर थोड़ा छोटा मोटा रहने देते, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इसके बारे में बात करेंगे। देन इसके बाद बात करेंगे हम काहे की इनको जो आपके द्रव्यानुपाती का नियम होता है इसको कहते हैं, इंग्लिश में द्रव्यानुपाती नियम को कहते हैं मास एक्शन का लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहा जाता है। तो इसके बाद करेंगे, फिर उसके बाद जो है आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की बात करेंगे हम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स यहीं से निकल के आएगा। इसके बाद बारी आएगी आपकी इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट, इसके बाद आएंगे इफेक्टिंग फैक्टर, इनके बारे में बात करेंगे हम।
और यहीं से निकल के आएगा आपका ले सातोलिया का नियम, ली सातोलियर लॉ, ये इसका नियम निकल के आएगा। और यहीं से फिर कुछ न्यूमेरिकल्स निकल के आएंगे एक, या फिर न्यूमेरिकल नहीं, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस निकल के आएंगे। फैक्ट्स, यहाँ मैं फैक्ट्स लिख देता हूँ, फैक्ट्स निकल के आएंगे। तो और फैक्ट्स निकल के आएंगे, फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। अगर से मान लीजिए मैं थोड़ी चाय चुकने की वजह से आपको दिखा नहीं होगा, तो मैंने बोल दिया है, वहीं से आप समझ जाएंगे। तो हम यानी बात करेंगे, कितने टॉपिक है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 टॉपिक है, जिसमें सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्या, व्हाट इज इक्विलिब्रियम, देन साम्य क्या है, फिर टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम यानी साम्य के प्रकार कौन कौन से होते हैं। उसके बाद बारी आएगी आपके इक्विलिब्रियम के प्रकारों के प्रकार, इक्विलिब्रियम के प्रकारों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब साम्य के प्रकारों के प्रकार। उसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन मतलब द्रव्य अनुपाति का नियम। उसके बाद इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट केसी केपी, इनके बारे में बात करेंगे। दाब का क्या यानी द्रव्य अनुपाति के नियम में दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो है कॉन्सेंट्रेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। फिर जो है ये जो आपके साम्य में ताप, दाब, आयतन, इन सभी चीजों का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा क्या प्रभाव पड़ेगा, इनके बारे में बात करेंगे। फिर ले सातोलिया का नियम क्या कहता है, इसके बारे में बात करेंगे। ले सातोलिया का नियम यानी कि आपने कई बार कहावत सुनी होगी कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, कुछ उसी तरीके की बात यहाँ आ जाएगी। इसका बात यहीं पर आती है। फिजिक्स में भी एक ऐसा ही कोई नियम है जिसमें भी हाँ, प्रेरणा कुंडली में जाएंगे आप, तो वहां पर भी जो है जिस चीज से उत्पन्न होते हैं उसी चीज का विरोध करते हैं। यहाँ पे जिस चीज की वजह से जो है इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनबैलेंस्ड होता है, उसी चीज का विरोध करता है। मतलब कुल मिलाकर के इक्विलिब्रियम दोबारा से अपना ग्रहण करने की कोशिश करेगा, वो बात आती है ले सातोलिया के नियम। और फिर जो है कुछ फैक्ट्स रहेंगे, वो बात आ जाएगी। तो ये तो रही पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं व्हाट इज इक्विलिब्रियम। अब हम आते हैं हमारे इस चैप्टर में, जो आपका जो चैप्टर है, चैप्टर का स्टार्टिंग या फिर इस जो वीडियो का स्टार्टिंग का जो सबसे मेन क्वेश्चन था कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या है, हम इस पर वापस आते हैं। जो इस जो वीडियो का मेन क्वेश्चन है उस पर अब हम वापस आ चुके हैं। व्हाट इज इक्विलिब्रियम, साम्य क्या है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो साम्य मतलब कि जैसे आपने तुला का उदाहरण लिया, यदि से मान लीजिए कोई दो टीमें हैं, मान लीजिए कुछ इस तरीके से रस्सी है, इसे रस्सी थोड़ी बड़ी होती है लेकिन यहाँ आप इसे ही मान करके चले, तो जो है इसे दोनों तरफ से एक साथ बराबर ताकत से खींच रहे हैं, तो उस समय जो स्थिति होगी रस्सी की वो होगी इक्विलिब्रियम यानी साम्य की स्थिति। रस्सी में साम्य की स्थिति, मान लीजिए एक तरफ का बल बढ़ जाए तो वो फिर जो है रस्सी उधर ही खींची चले जाएगी और जो साम्य है वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा, मतलब कि असंतुलित हो जाएगा। तो जब संतुलित कोई भी चीज अपने संतुलन की स्थिति में होगी तो ही आपका वो साम्य होगा। तो ये बात आती है। आप जो है इसे जो है जब, और मैं बता दूं कभी भी, और जो आपका सेंटर ऑफ मास हो गया या फिर जो आपके सेंटर ऑफ मास हो गए या फिर जो भी कहना चाहिए, जो नॉर्मल चीजें होती है जिसमें कि चीजें बैलेंस हो जाती है, वो चीजें जो है ना ये कहीं ना कहीं साम्य वाली स्थिति की बात करते हैं, साम्य की बातें करते रहती हैं। तो साम्य किसे कहते हैं ये समझ गए होंगे। तो साम्य के जो अब जो है रासायनिक रूप से या फिर रसायन की भाषा में इसकी जो परिभाषा बोलना चाहें तो वह अभिक्रिया जिसमें, और साथ में सॉरी अभी परिभाषा बताने के पहले जो है ना कुछ जैसे अभी मैं बताना चाह रहा था कि बराबर की स्थिति ना हो तो फिर जो है वो हो जाती। अब यहाँ पर एक और बात आती है, यहाँ तो आपने जो है ना जो भौतिक रूप से आपको बहुत दिखाई देता है वहां, मान लीजिए आपने कोई अभिक्रिया है, जैसे कि आपने जो अमोनिया बनाने की हैबर विधि में आप ये वाली अभिक्रिया बिल्कुल आप जो है पढ़ते ही रहते हैं, +3H2 इस तरीके से
तीर के निशान आगे पीछे दोनों तरफ होते हैं। और उसके बाद 2NH3 ये होता है। ये कौन सी, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, मान लीजिए गलती से किसी एक साइड की स्पीड ज्यादा, सॉरी यहाँ पे किसी एक साइड की स्पीड ज्यादा है, या फिर सॉरी अभी मैं थोड़ा बताऊंगा कि ये स्टार्टिंग में क्या होता है। आपको बता दूं कि ये पहले इन दोनों मिलाया जाता है, कुछ हद तक ये बनेगा, उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाती है दोनों तरफ की अभिक्रियाएं एक साथ होना स्टार्ट हो जाती हैं। एक तरफ यानी अमोनिया से बनेगा दोबारा से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से दोबारा जो है बनना चालू हो जाएगा क्या, आपका अमोनिया। तो ये दोनों जो है अभिक्रियाएं एक दूसरे के साथ चलने लग जाती। और ये अभिक्रियाएं कैसे, कब कब, यानी इनके बीच की जो कुछ बातें होंगी, ये अभिक्रियाएं साथ साथ चलेंगी। पहली बात, एक बार स्टार्ट हो गई, स्टार्टिंग में तो अलग अलग चलेंगे, जब दोनों तरफ एक साथ स्टार्ट होंगी तो साथ साथ चलेंगी। फिर दोनों का वेग समान होगा, समान वेग। और यहाँ पर साथ ही साथ आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर एक नियम जो कि बिल्कुल संरक्षित रहेगा, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी संरक्षित रहेगा, का नियम संरक्षित। तो ये तीन इसकी विशेषताएं भी हो जाएंगी, और विशेषताओं के टाइम पे जो है इनको बता दिया जाएगा। और इनके अलावा एक दो और चीजें होंगी तो वो भी बता देंगे। अभी तो जो ऊपर में बताना चाहिए वो चीजें बता रहा हूँ। तो जब ये अभिक्रियाएं साथ साथ होंगे, अभिक्रिया गलती से मान लीजिए इसकी स्पीड, मान लीजिए इनकी स्पीड नापी जाती है काय में, मोल पर सेकेंड में मापी जाती है। याद रखिए, इनकी स्पीड नापी जाती है काय में, मोल पर सेकेंड। जैसे आप जो है आपकी गाड़ियों की स्पीड आप नापेंगे किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकेंड, इसमें नापते हैं, वैसे इसकी होगी मोल प्रति सेकेंड, मतलब सांद्रता बटे समय। इस तरीके से इसकी जो है स्पीड नापी जाती। तो मान लीजिए इसकी स्पीड मान लो इधर से इधर ज्यादा है और इधर कम है, तो इनको जो है ना इस स्थिति में इधर की जो है बड़ी रेखा हो जाएगी, और इधर कम है तो ये छोटी रेखा हो जाएगी। इस तरीके से जिधर स्पीड कम वहां रेखा छोटी, जिधर स्पीड कम वहां रेखा छोटी। और ऐसी स्थिति में ये साम्य की स्थिति नहीं कहलाएगी। ध्यान रखिए, ये साम्य की स्थिति नहीं कहलाएगी। साम्य अगर मान लो कोई कहता भी है तो इसे क्या कहना चाहिए आपका, अल्प साम्य ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो सिर्फ यही कहेंगे, पूर्ण साम्य या फिर आंशिक साम्य, या पूर्ण साम्य से ध्यान है, आंशिक साम्य कह सकते हैं इसे, पूर्ण साम्य नहीं कहेंगे इसे। तो ये बात रही छोटी मोटी बातें। तो अब बात करते हैं हम इसके प्रकारों की। हम अब बात करेंगे साम्य के प्रकार। तो बता दिया जाए आपको कि साम्य दो प्रकार के होते हैं। साम्य दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है इसका, पहला प्रकार हो जाएगा भौतिक साम्य, भौतिक साम्य, फिजिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। इसके बारे में बाद में आ जाती है, अगले जो प्रकार है हो जाता है रासायनिक साम्य, रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये बातें रही दो प्रकार। अब आपको बता दिया जाए कि भौतिक इक्विलिब्रियम का अर्थ होता है कि, भौतिक इक्विलिब्रियम का अर्थ होगा यहाँ एक प्रकार से भौतिक इक्विलिब्रियम, जबकि कोई जब ये इसको हम जो है ना भौतिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या, आप जो है रस्सी का खींचना, ये हो जो राशियों की जो है तुलना, ऐसी चीजें नहीं होगी। यहाँ भौतिकी में भी हम केमिस्ट्री की बात करेंगे। प्रकार जरूर आपका भौतिक से नाम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर भी आप जो है ना केमिस्ट्री की भाषा ही बोलेंगे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पढ़ काय में रहे, इसे केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो बात भी हम केमिस्ट्री की भाषा में ही करेंगे। तो केमिस्ट्री की भाषा में फिजिक्स कैसे बोलते हैं, तो देखिए आइए कैसे बोलते हैं। तो हम बोलेंगे कैसे, अवस्था परिवर्तन की बात करेंगे हम। भौतिक साम्य में अवस्था परिवर्तन की बात करेंगे, मतलब कि ठोस से द्रव, ठोस से द्रव के बीच का इक्विलिब्रियम,
ये जो है 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक इक्विलिब्रियम मतलब कि अवस्था परिवर्तन, कुल मिलाकर सिर्फ इतना सा ध्यान रखेंगे आप, भौतिक इक्विलिब्रियम मतलब अवस्था परिवर्तन। अब इसके प्रकारों में बता दूंगा मैं, लेकिन इसके जो प्रकारों में इनका अनुप्रयोग, उदाहरण, ये सब चीजें बता दूंगा। लेकिन सर हम बात करते हैं इसके प्रकार की। तो पहला प्रकार आ जाएगा आपका ठोस से द्रव, फिर दूसरा द्रव से गैस, ये भी इक्विलिब्रियम में मिल जाएगा आपको। और एक और रहता है जो कि आप खुद यहाँ से समझ जाएंगे कि तीसरा प्रकार, एक और बोल दिया तो आप समझदार हैं किस प्रकार की बात कर रहा हूं मैं। सीधे ठोस से गैस। अब कहेंगे कि सर जी हमने तो ठोस से गैस में बदलना कपूर के जलने में देखा है, इधर उधर हमने सुना है, पर आप जो है ना इसकी इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आप जो है बात कर रहे हैं कि गैस से ठोस में परिवर्तित करने की बात कर रहे हैं। तो जी हाँ, ये भी होता है। और इसके जो प्रकार हैं इसमें आ जाइए। तो इसके बाद हम जो है इसके उदाहरण, तो यहाँ पर पे आप जो है ना H2O सॉलिड टू H2O लिक्विड, इसका एक उदाहरण हो जाएगा H2O लिक्विड। ये हो जाएगा ठोस से द्रव के बीच इक्विलिब्रियम। ये होगा किस टेम्परेचर पर, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है ये इक्विलिब्रियम की स्थिति में रहेगा। 0 से कम करेंगे तो वो सॉलिड ही सॉलिड में मिल जाएगा, 0 से ज्यादा करेंगे तो लिक्विड ही लिक्विड में मिलेगा। लेकिन जब आप 0 डिग्री सेल्सियस पर हो किसी बर्फ के तो यानी किसी पानी के अणु को रखेंगे तो वो इक्विलिब्रियम की स्थिति में होता है, जब ना तो पूरा पूरा ठोस में रहेगा ना पूरा पूरा द्रव में रहेगा, मतलब वो एक दूसरे में इंटरचेंजमेंट होता रहेगा। उस टाइम पर इनका इंटरचेंजमेंट आपको बखूबी दिखाई देगा, ये बात रहेगी। जब आप जो है ना H2O लिक्विड टू गैस, H2O लिक्विड टू गैस, तो ये होगा कब 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से कम में द्रव में रहेगा, उससे ज्यादा में काय में रहेगा, उससे ज्यादा में गैस में रहेगा, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस में वो इक्विलिब्रियम की स्थिति में रहेगा। और इसी के कारण जो है वाष्पीकरण की घटना, वाष्पोत्सर्जन, ये सभी चीजें जो है ना आप कभी कभी सामने की स्थिति जो है यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं। तो ये बात हो गई। अब जो है ना कपूर के जब आप जो है ना उदाहरण पढ़ते हैं, तो कपूर का ही उदाहरण लेकर के आप जो है ना उसे वेपराइजेशन करेंगे कब, उसका ताप बढ़ा करके। लेकिन जब उसका ताप आप मान लीजिए उसकी जो उसके अणु है उनको ज्यादा दूर जाने नहीं दिया, आपने क्या किया, आपने इस तरीके से, ये आपका कपूर का एक क्या है, कण है या फिर अणु है, कपूर का अणु है, इसे एक प्लेट में आपने कुछ इस तरीके से रखा है। ये इसे एक तो आपने डायरेक्ट गर्म कर, और इसके ऊपर मान लीजिए आपने इस तरीके से कोई गिलास या कप या कुछ यहाँ पर पे आपने रख दिया है, जिसकी वजह से जो इसके जो अणु है बाहर नहीं जा पा रहे हैं। और मान लीजिए एक तो आपने इसे नीचे से गर्म कर दिया, चलो आपको थोड़ी जल्दी है तो आपने गर्म कर दिया, इसे गर्म कर दिया जिससे कि पूरा वेपराइज हो गया आपका, उस ऊर्ध्वपातित हो गया आपका क्या, कपूर ऊर्ध्वपातित हो गया कपूर। तो कपूर ऊर्ध्वपातित हो गए, इसे तो आप डायरेक्ट इन दोनों को आप डायरेक्ट ही देख सकते हैं, इस वजह से मैं इनको उतने अच्छे से नहीं समझा रहा, लेकिन इसे डायरेक्ट नहीं देख पाएंगे इस वजह से इसे समझा रहा हूं मैं। तो यहाँ ऊर्ध्वपातित हो जाएगा, तो इसके जो कण है ये जो है यहाँ से कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, यहाँ से कम होकर के यहाँ कण जो है तो इतने भी पास पास में नहीं होंगे, लेकिन इसके कारण यहाँ पूरी जगह सर्वत्र जो है विस्थापित हो जाएंगे, सर्वत्र विस्थापित हो जाएंगे। लेकिन आपने इनके कणों को बाहर जाने नहीं दिया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, एक तो आप जो है इसे फ्रीजर में डाल दे, इसी जो आपने जितना जो आपने सेटअप बनाया था उसे डायरेक्ट फ्रीजर में डालेंगे, क्योंकि डायरेक्ट फ्रीजर में डालना भी बहुत वो रहता है। लेकिन आप जो है ना इसे डायरेक्ट फ्रीजर में डालेंगे तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन जो है धीरे धीरे इसे ठंडा कर रहा है, धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो क्या होगा, कुछ समय बाद आप देखेंगे तो थोड़ी सी धीमी प्रोसेस जरूर होगी। और ये मैं बता दूं यहाँ पर डायरेक्ट ही देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी धीमी होती है, और ये पहले वेपर में बदलेगा, उसके बाद फिर दोबारा वापस आकर सॉलिड में बदल जाएगा। मतलब उसी से आप दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, एक ही समय पे एक साथ नहीं होता, इस वजह से ये उतना अच्छा तो नहीं कर सकते इसका प्रकार इक्विलिब्रियम का, लेकिन फिर भी बना सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके से बनेगा, पहले वेपर में बदलेगा, वेपर से फिर
दोबारा से उसे धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। बिल्कुल समझ गए होंगे। कुछ नहीं किया आपने, फिर से समझिए। आपने एक कपूर की जो है आपने क्या लिए, एक मान लीजिए आपने एक कपूर लिया, कपूर को आपने कुछ कप या गिलास एक प्लेट में रखा, प्लेट में ऊपर से आपने कप या गिलास रख दिए, फिर उसे आपने गर्म कर दिया। गर्म किया तो पूरे जो है कपूर जो है वेपराइज हो गया, उसके पूरे कण उस गिलास के आसपास चारों तरफ यानी अंदर ही बाहर ही अंदर फैल गए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, आपने धीरे धीरे उसे ठंडा किया, और ठंडा किया आपने तो वो धीरे धीरे पास में आते जाएंगे, पास संघनित तो संघनित नहीं कहना चाहिए, वो पास में आते जाएंगे, पास में आएंगे तो वो जो है पुनः जो है आपका कपूर का रूप ले लेंगे। इस तरीके से यहाँ इक्विलिब्रियम की स्थिति बन जाएगी। ये तो बात की हमने काय की भौतिक साम्य की। भौतिक साम्य के बाद हम बात करेंगे रासायनिक साम्य के। रासायनिक साम्य की, तो रासायनिक साम्य क्या होता है, तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में आप जो है ना बात करेंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया के बीच जब मैंने जो प्रकार बताया यानी उसके जो विशेषताएं बताया, तो वो सभी विशेषताएं फॉलो होंगी, तो उस समय जो है ना अभिक्रिया आपकी क्या कहला जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक साम्य कहलाएगा, और वो रासायनिक अभिक्रिया में डायरेक्ट होता। वहां हमने अभी तक बात की थे एक अभी तक हम बात कर रहे थे भौतिक साम्य और रासायनिक साम्य में अंतर कैसे पता करेंगे। तो भौतिक साम्य में जो है आपके कोई भी एक ही अणु के अवस्था परिवर्तन की बात होगी, किसी एक अणु के अवस्था परिवर्तन की बात होगी तो भौतिक परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन मतलब कि अलग अलग अणु हैं तो उनके बीच जो है अलग अलग अणु परमाणु इनके बीच जो है ना आपके एक ही प्रकार की अवस्था होगी या फिर अलग अलग अवस्था होगी, लेकिन जो है ना जो भी बात है, लेकिन अवस्था परिवर्तन की बात मेन नहीं होती। मेन बात होती है कि जो भौतिक साम्य है उसमें केवल एक ही प्रकार के अणु की बात होगी, और जो है आपके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों के अणु जो है सेम होंगे, जबकि रासायनिक साम्य में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों के अणु में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, यानी उनकी रासायनिक प्रवृत्ति बदल जाएगी। यही मेन चीज समझना चाहिए आपको। आपको ये बताइए कि यहाँ पे तो ये जो है ना N2+3 इसी को दोबारा से लेते हैं 3H2 इक्विलिब्रियम 2NH3 ये हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये तो हो गया आपका केमिकल इक्विलिब्रियम की स्थिति का, और ये हो गया आपके फिजिकल इक्विलिब्रियम यानी भौतिक। यहाँ गैस गैस, यहाँ भी गैस, यहाँ पे मैंने कर दिया इसको लिक्विड, इसे कर दिया मैंने गैस, तो ये हो गया भौतिक और ये हो गया रासायनिक। यहाँ पे जो है एक ही अणु है, अणु एक ही है, एक जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों में अणु अलग अलग है। यही डिफरेंस है आपके केमिकल और फिजिकल इक्विलिब्रियम में। ये तो डिफरेंस की बात हो गई, जो आंखों से देखा जाने वाला डिफरेंस की बात हो गई। कुछ और डिफरेंस हैं उनको मैं जो है ना आपकी कॉपी में प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात करते हैं हम अगले, जो इसके प्रकारों की बात करेंगे। डायरेक्ट आप जो है ना छोटे मोटे इसमें समझ गए होंगे, और परिभाषा भी आप इसी तरीके से कुछ बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके प्रकार। इसके प्रकारों में पहला प्रकार आ जाएगा आपका समान समांगी, होमोजीनियस ही है ना इसका इंग्लिश नेम समांग का। कभी कभी यार हिंदी मीडियम में नाम नहीं देता है, चलो कोई बात नहीं, नाम नहीं दिया इसका, लेकिन मैं बता दूं इसका होमोजीनियस ये है। और दूसरा प्रकार होता है विषमांग रासायनिक साम्य, ये होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेटेरोजीनियस। तो यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि होमोजीनियस में क्या होगा। जैसे जो है ना आपने अभी उदाहरण पढ़ा क्या है का, अमोनिया से हेबर विधि से अमोनिया बनाने की कोशिश। जब यहाँ पे रासायनिक साम्य इस तरीके का हो जहां पे सभी के सभी प्रयुक्त जो है प्रोडक्ट हो चाहे रिएक्टेंट हो, सभी की अगर अवस्थाएं सेम हो,
जो भौतिक अवस्थाएं सेम हो, जैसे कि यहाँ गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो इस स्थिति में जो है ये है आपका समांगिका। जबकि भौतिक अवस्थाएं सेम हो और भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हो, इसके लिए उदाहरण जो है ना आपका किसे लिया गया है। हाँ, यहाँ पर कुछ और उदाहरण है, जैसे PCl5, इसका विघटन करेंगे आप, PCl5 का विघटन, तो भी आपका जो है PCl3 और Cl2, तो ये भी आपका जो है इसी में, यहाँ पर भी सभी के सभी जो है गैसियस होते हैं, गैसियस होते हैं, गैसियस होते हैं। तो ये हो गया आपका एक और उदाहरण। अब लिए एक कार्बन सॉलिड ले लिया और यहाँ पर आपने H2O डाल दिया मान लीजिए, तो इस स्थिति में ये भी जो है इक्विलिब्रियम की स्थिति में आ जाएंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जल ये बन जाएंगे, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया एक चीज, और जो है H2O ना बन करके यहाँ H2 गैस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, यहाँ गैस और ये भी गैस है। तो ये बात हो जाती है। यहाँ पर जो है ना प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो है ना अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं सेम नहीं है, इस वजह से ये विसमांगी हो जाएगी स्थिति। एक और है जो कि उदाहरण के रूप में क्या है, हाँ 3Fe प्लस 4H2O, यही है 4H2O, जी हाँ Fe3O4 Fe3O4 प्लस 4H2। तो ये है, यहाँ पर भी ये सॉलिड स्टेट में होगी, ये है लिक्विड में, ये हो जाएगा सॉलिड में और ये है गैस में। स्टेट भी देख लें बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इसमें जो है भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हैं, इस वजह से ये विषमांग में आ जाएंगे। तो बस इतनी ही बात थी। अब जो है इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उनको भी मैं जो है ना आपके नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे कि विशेषताएं पढ़ करके ही बता दूं डायरेक्ट। तो यहाँ पर पहली बात बोल रहा है कि जो है इनका वेग समान होता है, जो कि मैंने बता दिया था। उसके बाद जो है क्रियाफल जो है ना एक प्रकार से जो है ना हमें एक बार बन गए तो उसके बाद जो है ना ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमको कोई कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। दोनों के दोनों जो है ना बराबर स्थिति उतने ही बराबर दिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपने पानी को गर्म किया, इस तरीके से पानी था इसमें, यहाँ पानी था इस बर्तन में, इसे गर्म किया आपने, तो एक बार इक्विलिब्रियम की स्थिति में आ गए तो उसके बाद जो है ना यहाँ पर मुझे ताप बढ़ेगा। तो अगर सामान अच्छे से रखा था इनक से, तो जो वेपर में की मात्रा है और इसे पानी की मात्रा है वो बराबर दिखेगी आपको, कम और ज्यादा होती हुई दिखेगी नहीं। जितने पानी की मात्रा दिखेगी उतनी ही पानी की मात्रा लगातार बनी हुई दिखाई देगी, उससे कम ज्यादा नहीं होने की, ये बात आ जाएगी। फिर उसके बाद बात आती है क्या है कि सांद्रण का जो यहीं पर जिस मान लीजिए यहाँ पर आपने नमक वगैरह कुछ भी मिलाया था तो वो भी उतनी ही मात्रा में रहेगा। ऐसे ये सब चीजें जो चीजें होंगी लगभग समान बनी रहेंगी, ये बात आएगी। तो ये है उसके विशेषताएं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब हम द्रव्यानुपाती के नियम की बात करते हैं, लेकिन वो जो है ना थोड़ा बड़ा टॉपिक है, उसी के सहारे आप जो है ना आपकी जो क्या कहना चाहिए, किसकी बात की थी हमने, हाँ साम्य स्थिरांकों की बात की। तो साम्य स्थिरांक द्रव्यानुपाती नियम से ही निकलेंगे। तो वो जो है अगले वीडियो में बात होगी, और उसके बाद उसमें उनको प्रभावित करने वाले कारकों की बात करेंगे, और फिर ऐसे 3 से 4 वीडियो में ये चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा। छोटा सा चैप्टर है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।